मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान और बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फिफ्थ के। तो मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के अंदर ये बिल्कुल सेम बुक है, योर लॉज योर राइट्स, यानी कि आपके कानून आपके अधिकार। पॉलिटिकल साइंस की ये बुक दोनों सेमेस्टर के लिए बिल्कुल सेम है, सेमेस्टर थर्ड या सेमेस्टर फिफ्थ के लिए। तो सेमेस्टर फिफ्थ का जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया है और जो सेमेस्टर थर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये सब्जेक्ट है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। यानी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है ही, बल्कि आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले यूनिट नंबर 4 में से आपका लेसन नंबर 1, सूचना की उपलब्धता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यानी कि सही सुना आपने, राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपने सुना होगा आरटीआई के बारे में आपने सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन के अंदर हमें कई बार आरटीआई की जरूरत पड़ती है और हम ये सब नहीं जानते हैं कि उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और हम इस आरटीआई को कैसे फिल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स के, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, 0 नंबर दिखा देता है और वो स्टूडेंट जो है अब अपने एग्जाम को जो है चेक करना चाहता है, तो उसको भी वहां क्या लगाना है, आरटीआई लगानी है। अगर हो सकता है कि हॉस्पिटल का बिल जो है आपको बहुत ज़्यादा लगता है, आप जो है पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जाँच पड़ताल करना चाहते हैं, तो भी आप वहाँ पर आरटीआई लगा सकते हैं। यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपके पास पूर्ण अधिकार है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, कि आपको अगर किसी भी चीज़ पर संदेह है, कोई भी डाउट है, कोई भी भ्रम है, तो उसको आप क्लियर कर सकते हो किसके थ्रू, आरटीआई के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आरटीआई क्या है, आरटीआई की प्रक्रिया क्या रहेगी, आरटीआई का इतिहास कहां से रहा, आरटीआई आया कैसे और आरटीआई को कैसे अप्लाई करते हैं, और ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो के अंदर बने रहना है आपको। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, आरटीआई क्या है 2005, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता है। आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, एज वेल एज आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यही है वो यूनिट नंबर 4 और जो लेसन नंबर 1 जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं बार बार, कि आरटीआई के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम पर आरटीआई जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। और इस लेसन की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आज की जो वीडियो है हल्की सी आपको जो है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो टाइम को लेकर जो है थोड़ी बड़ी बनने वाली है, पर हम ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे और इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि लोकतंत्र का तात्पर्य है, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेसी है इसका क्या मतलब है, कि जो शासन प्रणाली में जो लोग हैं ना, वो पूर्ण तरीके से भागीदारी ले। यानी कि भाई जितने भी लोग हैं वो क्या करें, पूर्ण तरीके से भागीदारी लें उसके अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा, सबसे पहले क्या था, कुलीन तंत्र था, है ना, कुलीन तंत्र था। उसके बाद में क्या आया, आपका राजतंत्र आया, है ना। उसके बाद में क्या आया, आपका लोकतंत्र आया। ठीक है, यानी कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उसके बाद से आज तक जो है आपके, आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, यानी कि डेमोक्रेसी चल रही है। तो हमारा ये जो लेसन है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ये आरटीआई के बारे में, यानी कि जो सूचना की उपलब्धता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है, इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, वो सब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है, कि शासन प्रणाली में लोगों की भागीदारी पूर्ण तरीके से रहे। लोकतांत्रिक देशों के अंदर सरकार के द्वारा जितनी भी जो नीतियां लाई जाती हैं, इसके अंतर्गत अगर कोई भी बदलाव किया जा रहा है, कोई भी अगर इसके अंदर बदलाव किया जा रहा है और इसके जो परिणाम है, इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, वो जो सिटीजन्स हैं जो वहां पर रह रहे हैं, इनको उसके बारे में जानकारी देना अति आवश्यक है। तो कहने का मतलब क्या है, कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका फर्ज बनता है, उसका कर्तव्य है, कि लोकतंत्र के अंतर्गत जितने भी निवासी वहां पर रहते हैं उन सभी को जो है इसके अंदर हिस्सेदार बनाया जाए, और कोई भी कार्य आप करने वाले हैं और उसका कोई भी परिणाम है, कुछ भी है, वो जो है नागरिकों को अवगत कराना इनका जो है, इनकी जिम्मेदारी है। अब कोई भी देश जो है सुचारू रूप से, अगर हम बात करें कि कोई भी कंट्री है, चाहे वो इंडिया है, हम किसी भी कंट्री की बात करें, तो वो अगर अच्छी तरीके से चल रही है ना, तो तभी चल सकती है जब वहां के नागरिक जागरूक होंगे, उनके नागरिकों को पता होगा कि भाई हमारे क्या अधिकार हैं और क्या नहीं है, जब सरकार अपनी नीतियों के बारे में लोगों को बताएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो, अगर गवर्नमेंट आपको सब कुछ बताती है कि भाई ये आपके अधिकार हैं, ये हमारी नीतियां हैं, हम इसको ऐसे करेंगे, इसके अंदर ये परिवर्तन होगा, इसके अंदर इसका परिणाम ये निकलेगा, तो सिंपल सी बात है कि वहां के नागरिक भी जो है अपनी गवर्नमेंट के बारे में अच्छी ही बातें करेंगे। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो सरकार है, सरकार के द्वारा सामाजिक, देखो सरकार के द्वारा
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों से जितने भी जुड़े हुए समस्या और संबंधित जानकारी है, वो नागरिकों को अवश्य मिलनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि भाई सामाजिक रूप से बात करें, आर्थिक रूप से बात करें, राजनीतिक रूप से बात करें, क्योंकि हम निवासी कहाँ के हैं? उसी देश के हैं, तो उस देश से जुड़ी हुई हर समस्या, उससे जुड़ी हुई हर संबंधित जानकारी, वो सिटीज़न्स को यानी कि नागरिकों को बहुत ज़रूरी मिलना मिलना चाहिए, है ना? तो नागरिकों को जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। नागरिकों तक सूचना की पहुँच होने से सब समाज और देश के विकास में मदद मिलती है। अगर भाई हमारे पास में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो सरकार के द्वारा जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएँ और उनसे संबंधित जानकारी जो है नागरिकों के लिए आवश्यक जो है ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें कि हमारे जो समाज और देश के विकास की, तो समाज और देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब सरकार जो है नागरिकों तक सभी सूचनाओं की जानकारी उनको उचित समय पर पहुँचाए। यानी कि वो क्या-क्या क्रियाएँ लेकर आ रहे हैं, क्या-क्या उनकी जो है नीतियाँ हैं नई, वो क्या नीतियाँ हैं, उनका क्या परिणाम होगा। क्योंकि अगर नागरिक उससे अवगत होंगे तो सरकार के प्रति जो है नागरिकों का विश्वास भी बढ़ेगा और इससे हमारी डेमोक्रेसी को जो है कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। आगे अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहें कि भई अगर ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना जो शब्द है ये इसका मतलब क्या है? देखो ये एक शक्ति के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं इसको। कैसे? जैसे कि ज्ञान के उत्पादन और इसको स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? स्टार्टिंग में भी देखो बताया जाता है, अगर आप किसी भी प्रश्न की स्टार्टिंग करते हो क्या से, क्यों से, कैसे, तो क्या मतलब है कि अगर आप ये सब यूज़ करोगे तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ इसका रिपल इफेक्ट मिलेगा, कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। सेम उसी तरीके से जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये जो सूचना का अधिकार है, इस सूचना के अधिकार को एक शक्ति के रूप में देख सकते हैं हम। कैसे? क्योंकि अगर ये सूचना का अधिकार आपके पास है, तो आप अपने ज्ञान के उत्पादन को बढ़ाएँगे और इसको स्थापित करने से बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। अब आधुनिक युग की अगर हम बात करें, आज अगर हम आधुनिक युग की बात करें, तो आज सूचना की बात करें या तकनीकी की बात करें, तो सूचना को पहुँचाने के लिए तकनीकी जो है एक महत्वपूर्ण जो है योगदान दे रही है, क्योंकि तकनीकी यानी कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आज क्या हो रहा है, पहले अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, तो हम लोग क्या करते थे कि अगर एक जगह से हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, तो हम किसका सहारा लेते थे? पत्र का, यानी कि लेटर्स का। अब वो लिख कर पहुँचाया, वो पता नहीं कब पहुँचा और कहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा, तो इससे क्या होता था कि जो इन्फॉर्मेशन अभी देनी है, वो पहुँच रही है कई दिनों बाद। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता था नागरिकों को। पर अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी हो गई है। अगर कोई घटना अभी हमारे से दूसरे देश में भी घटित हो रही है, तो उसको हम जो है पलक झपकते ही व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा जो है तुरंत उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जिसके कारण आम नागरिकों के लिए जो है ना सूचना का अधिकार, वो एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में सामने आ गया है। आज तकनीकी क्रांति के कारण सूचनाओं को आम आम लोगों तक पहुँचाना आसान हो गया है कि अगर आज टेक्नोलॉजी है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आम जनता तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है और इसलिए इसके माध्यम से सरकार को लोगों के लिए सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि भई ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है और कैसे, है ना? अभी हम इसके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, अभी तो हमने स्टार्टिंग ही की है, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। अगर आपका कोई भी डाउट है, तो मुझे आप पूछ लेना। ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें, सूचना शब्द की जो उत्पत्ति है, वो कैसे देखो, अब आपको सबसे पहली चीज़ ये भी तो है ना, आप इस शब्द को भी आप वहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियर करोगे कि ये शब्द है क्या? तो इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द है एक फॉर्मेशन, ठीक है? या फिर इसको फार्मा के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? इनका मतलब होता है सूचनाओं का आदान-प्रदान, है ना? सूचना शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से हुई है, फॉर्मेशन और फार्मा। अब इसका मतलब होगा किसी भी सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, है ना? और विकास के लिए जितने भी अनुसंधान के करने के साथ-साथ नागरिकों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए भी मदद करता है। तो यहाँ तक तो आपने चीज़ों को समझ लिया। अब इसके अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आबिद हुसैन, अब किसी भी एक देखो थिंकर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, तो आबिद हुसैन के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि आबिद हुसैन ने क्या बोला। उन्होंने बोला है कि अगर नागरिकों की पहुँच सूचना तक नहीं है, तो उनकी स्वतंत्रता का कोई तात्पर्य नहीं है। अगर भैया अगर आप फ्रीडम आप जो है आप बिल्कुल आज़ाद हो, आप बिल्कुल आपको फ्रीडम मिल चुकी है, परंतु आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप कोई भी चीज़ पूछना चाह रहे हो, उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्वतंत्रता का कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम समझेंगे क्या, जब आपको एग्ज़ाम में अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने एग्ज़ाम में जब आंसर लिखोगे, तो आपको लिखना है सूचना का अधिकार का अर्थ, है ना? पहले आपको बताना है सूचना क्या है, पहले वो आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि भूमिका देनी है ना? तो भूमिका में जो भी मैंने आपको ऊपर बताया वो सब लिख दो। उसके बाद में आपको एक और काम करना है कि ये जो मैंने यहाँ पर बताया ना कि ये जो लाइन थी यहाँ से, कहाँ गया? 1 मिनट रुकिए, थोड़ा ऊपर चलते हैं। वेट, हाँ, ये जो लाइन थी यहाँ से
कि भई सूचना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ हुई? तो ये आपको थोड़ा-सा बताना है उसके अंदर, ये इस वाले पॉइंट में, कि सूचना के अधिकार का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो वो बताना है कि ये शब्द आया कैसे और क्या है, उसके बाद में हमें डायरेक्टली स्टार्ट करना है इस वाले पॉइंट से। ये पॉइंट लिखेंगे हम, सूचना के अधिकार का अर्थ। उसके अंदर फिर हमें ये सब बताना है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, है ना? और कोई भी जो है लिखित दस्तावेज हो, कोई ईमेल हो, मत हो, ज्ञापन हो, सलाह हो, प्रेस हो, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है? ये सभी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है, ये सभी सूचनाओं के अंतर्गत आती है। जितनी भी यहाँ पर ये जितने भी ये ईमेल, मत, सलाह, ये विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब किसमें आती हैं? सूचना के अंतर्गत आती है ना? तो ये अब हम आगे देखेंगे कि जो इसका इतिहास रहा है वो क्या है। इसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे, उसके बाद में हम इसका मेन क्वेश्चन देखेंगे कि इसका मेन क्वेश्चन होता क्या है। देखो, सूचना का अधिकार का अधिनियम जो है वो लंबे जद्दोजहद मतलब बहुत ही एफर्ट लगाने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद सूचना का अधिकार जो है हमारे लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी वाले देश के अंदर आया है। सूचना के अधिकार का विचार जो है वो सबसे पहले कब आया? वो 2 दिसंबर 1776 के अंदर स्टॉकहोम के द्वारा स्थापित सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा लाया गया था, सबसे पहले। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के अंदर ये पॉइंट्स आप बनाते रहेंगे आराम से, ठीक है? भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की स्थापना की प्रक्रिया जो है, मानव अधिकार की जो सबसे पहले यानी कि यूडीएचआर यानी कि यूनाइटेड आई एम सॉरी। तो ये जो आई एम सॉरी। तो भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? वो जो है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, ठीक है? तो इन्होंने महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है। अब क्या बोला इन्होंने इस घोषणा के अनुच्छेद 19 के अनुसार? इन्होंने बताया कि सभी को कोई भी राय हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और इस अधिकार में हस्तक्षेप के बिना राय रखने और किसी भी माध्यम से जानकारी और विचारों को प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता बिना किसी हस्तक्षेप के भी शामिल है। ठीक है? कि कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी राय दे सकता है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसको, वो कोई भी बात बोल सकता है। अगर उसको कुछ जानकारी लेनी है, कोई जानकारी और विचारों को प्राप्त करना है और प्रदान करना है, तो इसकी भी स्वतंत्रता उसको बिना हस्तक्षेप के शामिल है ना? कोई उसको हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1966 में संघीय कानून के रूप में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 5 यूएससी धारा 552 की स्थापना की। अब इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमेरिकी नागरिक हो, विदेशी नागरिक हो, चाहे वो संगठन संघ या विश्वविद्यालय हो, उनको संघीय सरकार की एजेंसी से जानकारी या फिर सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो देखिए, कोई भी हो उसको जो है सीएमएस 2020 और सॉरी सीएमएस 2020 नहीं 5 यूएससी धारा 552 के तहत कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमेरिका नागरिक हो, विदेशी नागरिक हो, कोई संघ हो, कोई संगठन हो, कोई विश्वविद्यालय हो, इसको अपनी संघीय सरकार की एजेंसी से जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है? तो बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अब भारत में सूचना के अधिकार के संबंध में पहला कदम कहाँ उठाया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्योंकि सबसे पहले हमारे भारत में ना आरटीआई नहीं थी। यानी कि अगर हम बात करें तो आरटीआई नहीं थी बल्कि वहाँ पर कुछ और था। वहाँ पर था आधिकारिक गोपनीय अधिनियम 1923। अब आधिकारिक गोपनीय अधिनियम के तहत क्या था? इस अधिनियम के अनुसार जो है ना भारत सरकार जो है अपने नागरिक या जनता से किसी भी जानकारी को गुप्त रखने का अधिकार था, कि वो अपने नागरिक से जो है जानकारी को गुप्त रखे। अब सिंपल सी बात है जब नागरिकों से जानकारी गुप्त रखी जाएगी तो क्या होगा? तो भैया सरकार थोड़ी ना अच्छे से काम कर पाएगी फिर, क्योंकि जनता जो है हमेशा संदेह की दृष्टि में रहेगी कि भाई क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं ना? तो भारत में सूचना के अधिकार के बारे में जागरूकता वर्ष 1975 में आई। उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण मामला जो है सामने आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1975 के अंदर। इस मामले के अंदर सूचना के अधिकार अधिनियम को अस्तित्व में लाने के रास्ते में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों की सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को निर्देशित किया और इस फैसले के बाद सूचना का अधिकार स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ए का हिस्सा बन गया। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि भारत के अंतर्गत जो है आरटीआई जो है कैसे आया, कब आया, है ना? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जो हमारा ऊपर जो हमने पढ़ा था ना गोपनीयता का अधिकार जो था, है ना? गोपनीयता अधिनियम 1923 इसको भी क्या करा है धारा 5 के तहत इसको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, क्योंकि अब भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन आ गया। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो आपका पॉइंट बनेगा कि सूचना के अधिकार का महत्व क्या है? तो सूचना का अधिकार आपको समझ में आया, क्वेश्चन आएगा आपका सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं, उसका महत्व बताइए और उसकी क्या प्रक्रिया रही? तो उसका महत्व देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, 4 महत्व आपके बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर हम देखेंगे भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकार और इसके अधिकारियों द्वारा बनाई गई नीति, काम करने की प्रक्रिया और परिणाम के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 1 पॉइंट याद रखना कि जो सूचना का अधिकार है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को, कोई भी नागरिक है, अगर वो भारत का नागरिक है, तो उसको सरकार के द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई, कोई भी नीति, जो भी वो नीति बना रहे हैं, कोई भी अधिकारी जो नीति बना रहा है, उसके काम करने की जो प्रक्रिया है, उसका जो परिणाम होगा, इसके बारे में जानकारी लेने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है? दूसरा क्या है कि जितने भी नागरिक जो भारत के हैं, उसके संबंधित प्राधिकरण से किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की अनुमति है। किसी भी सरकारी दस्तावेज की समीक्षा या जांच के लिए उस दस्तावेज को प्रमाणित फोटोकॉपी मांगने का अधिकार देता है। अगर आपने भाई आप गए, आपने क्या करा, आपने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई या आपने कोई कार्य करवाया, कुछ भी करवाया, तो आप जो है उसकी प्रतिलिपि यानी कि आप उसकी जो है छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी लेने का आपको अधिकार है पूरा। ठीक है? तीसरा पॉइंट, सूचना के अधिकार के तहत इस प्रावधान के अलावा नागरिकों को सरकार के द्वारा किसी भी कार्य की समीक्षा, जांच करने की अनुमति है कि वो इसकी कोई समीक्षा कर रहा है या फिर उसकी जांच करना चाहता है, उसकी भी अनुमति है उसको, है ना? तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट जो है अब्राहम लिंकन ने बोला है, उन्होंने क्या बोला था? देखो आपने, अब्राहम लिंकन ने सबसे पहले बोला था कि सरकारें लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों के लिए होती है ना? मतलब वही कि लोकतंत्र क्या है तो ठीक है ना? और इस कथन से क्या पता चलता है कि लोगों को सरकार की नीति और उसके परिणाम की जांच करने का अधिकार है। ये चौथा पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट आपको इसके याद रखने हैं अच्छी तरीके से कि हमारी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसका महत्व क्या है। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। सूचना के अधिकार के अंतर्गत उसका महत्व हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी प्रक्रिया देखते हैं, है ना? इसकी प्रक्रिया देखते हैं कि सिंपल सी बात है भाई, सर हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई ठीक है, ये अधिकार है क्या, कैसे है, क्या है? अब इसकी क्या प्रक्रिया है? अगर हमें आरटीआई डालनी है, ठीक ठीक है ना? भई आप जो है इंडियंस हैं, अगर आपको लगता है कि भई किसी भी चीज़ को लेकर आप आरटीआई डालना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आखिर मेरे रिज़ल्ट में 0 क्यों आया? आप जानना चाहते हैं कि भई जो ये हॉस्पिटल का बिल है, वो इतना ज़्यादा हाई क्यों रहा? आप जानना चाहते हो कि पुलिस जो है ये कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? तो किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको जो है आरटीआई की जो है प्रक्रिया है वो समझनी होगी। तो बहुत सिंपल शब्दों में है, इसको समझाने के बाद में आपका ये लेसन खत्म हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है? और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, तो आप मुझे बताइएगा। आरटीआई अधिनियम में सूचना प्राप्त करने की जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है? किसी भी भाषा में अनुरोध करना होगा। किसी भी भाषा में वो अनुरोध कर सकता है। नंबर 1 पॉइंट आप बता सकते हो, प्रक्रिया ये है। अब आरटीआई अधिनियम 2005 में निर्धारित शुल्क सीपीआईओ या फिर एसपीआईओ या संबंधित अधिकारी नाम से संलग्न करना होगा। यानी कि सहायक लोक सूचना अधिकारी, ठीक है? यहाँ पर जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं उनका नाम यहाँ पर संलग्न करना होगा और आरटीआई में उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, ये जो दोनों की यहाँ पर फुल फॉर्म है। जैसा भी मामला हो उसके उसके द्वारा मांगी गई सूचना के विवरण को निर्देशित करता है कि कोई भी सूचना वो मांग रहा है आपको वो सूचना देनी पड़ेगी। आरटीआई अधिनियम में निर्धारित किया गया है कि जहाँ अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता, वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्ति युक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि वह उसे लेखबद्ध किया जा सके। देखो, एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पढ़े लिखे लोग ही आरटीआई डाल सकते हैं। ठीक है? अगर भाई किसी को लगता है कि भाई आरटीआई लिखने के लिए मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, यहाँ पे मैं लिखूँ क्या या फिर सामने से, तो आप जो है मौखिक रूप से आप आवेदन कर सकते हो, यानी कि आप बोल सकते हो, आपकी वॉइस रिकॉर्ड की जाएगी और उसको जो है वो एक पेपर पर लिखकर जो है वो आगे उसको पहुँचा देंगे। व्यक्तिगत ब्यौरा देने की ज़रूरत होती है, आप जो हमारा पीआईओ है, यानी कि जो लोक सूचना अधिकारी है, उसके आवेदन प्राप्त करने के 30 दिनों के अंदर दावेदार को जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है कि भई विदिन 30 डेज़ आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर भी जानकारी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो एपीआईओ है, उससे सवाल पूछा जाता है कि उन्हें जानकारी प्रदान करने में 5 दिन अतिरिक्त लगेंगे। आवेदन द्वारा पूछी गई आवश्यक जानकारी जिसमें कि जीवन और स्वतंत्रता निहित हो, तो उसे 48 घंटों के अंदर ही जो है वो प्रदान कर दिया जाएगा। पर अगर टाइम लगता है, अगर थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो देखो इसमें आपके लिए ही एक बेनिफिट है कि अगर लोक सूचना अधिकारी और अधिनियम में उल्लिखित समय अवधि के अनुसार सूचना देने या वितरित करने में असमर्थ है, तो 30 दिन के बाद तो क्या होगा? उनको जो है भैया ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से जो है दंड दिया जाएगा और ये दंड जो है वो ₹25,000 तक लिया जा सकता है। अब वे नागरिक जो किसी भी सामाजिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ₹10 का डिमांड ड्राफ्ट लाना पड़ेगा।
पोस्टल ऑर्डर संबंधित प्राधिकारी को लेखा अधिकारी के नाम के साथ में भेजना होगा, है ना? और हम आगे देख लेते हैं अब कौन-कौन सी चीज़ें इसके अंदर चाहिए होगी। देखो, आपको क्या देना है, ₹2 देने हैं, जो भी फ़ोटोकॉपी लगेगी उसका पैसा आपका जाएगा। यदि आकार में बड़ा है दस्तावेज़ की फ़ोटोकॉपी की वास्तविक जो लागत है वो देनी पड़ेगी। उसका जो मॉडल नमूना वास्तविक मूल्य जो है वो देना पड़ेगा, ये सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है? ₹50 देने पड़ेंगे, जो भी आपकी डिस्क या फिर फ्लॉपी यूज़ होगी वहाँ पर उसके लिए, ठीक है? अब जो चीज़ें यहाँ पर एक और है, ऐसा नहीं कि भैया आप सब कुछ ही इन्फॉर्मेशन माँग लो, तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है भैया कि वो बिल्कुल आपके पप्पा जी नहीं है कि आप कुछ उनसे रिक्वेस्ट करोगे, वो आपको सब कुछ खोल के बता देंगे। भैया कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो थोड़ी गोपनीय रखी जाती हैं, जैसे कि वह सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुत्ता को या फिर अखंडता को दिक्कत हो, वो चीज़ आपको नहीं बताएँगे वो। कोई भी ऐसी सूचना जो कि प्रकाशन को न्यायालय और अधिकरण और अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध कर किया गया है, जिसके प्रकटन से न्यायालय का अपमान हो, तो ये भी नहीं आपको बताएँगे। तो ऐसी ये चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आपको बता दिया जाए, तो सिंपल सी बात है भैया कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, तो ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी। पर हाँ, जो नॉर्मल आप जानकारी लेना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आपको प्राप्त की जाएगी। तो ये था आपका आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।